यस, चल स्टार्ट करते बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस, हमने उसका थ्योरी पार्ट देख लिया था बेटा। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल, हाँ, रेशियोज देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी रेशियोज है बेटा, अराउंड 20 to 25 रेशियोज है जो हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, ये सारे रेशियोज को बेटा हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, 6 कैटेगरीज के अंदर, तो किसी कैटेगरी में 2 रेशियो है, किसी में 4, किसी में 5, ऐसा। हाँ, तो फर्स्ट कैटेगरी है बेटा लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, लिक्विड कहा जाता है कैश को, हाँ, कैश पोजीशन को। तो लिक्विडिटी रेशियो सेकंड कैटेगरी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थर्ड, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर यानी सेल्स हो गया बेटा। तो जो भी रेशियो सेल्स से रिलेटेड है, मतलब कल हमने बात की थी ना कि रेशियो 2 वेरिएबल से बनता है। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो टर्नओवर रेशियोज के अंदर एक वेरिएबल हमेशा सेल्स रहेगा, दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, फिक्स असेट हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। फिर सॉल्वेंसी रेशियो, कवरेज रेशियो और लेवरेज रेशियो। इसमें से लेवरेज रेशियो हमारा ऑलरेडी हो चुका है बेटा, इस पे पूरा का पूरा चैप्टर हमने किया है लेवरेज रेशियो पे। लेवरेज रेशियो पे पूरा चैप्टर किया है बेटा हमने। हाँ, 3 टाइप के लेवरेज रेशियो, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। यस, तो ऑलरेडी हमने ये किया है बेटा। हाँ, तो ये 6 कैटेगरीज हमको देखना है। पहली कैटेगरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज, लिक्विडिटी रेशियोज, राइट। ये कैटेगरी के अंदर ऑल टुगेदर वी हैव 3 रेशियोज। हाँ, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट कैश रेशियो, 3 रेशियो है बेटा, राइट। मैं जो भी अभी लिखूंगा ना उसमें से आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, बिकॉज सब कुछ दिया है बेटा यहाँ पे, सारे सारे रेशियोज दिए हैं, रेशियोज का मीनिंग दिया है, राइट, उनका स्टैंडर्ड कितना है वो सब कुछ दिया हुआ है। अभी आपको सिर्फ समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, राइट। तो 6 कैटेगरीज में हमने सारे रेशियोज को क्लासिफाई किया है। पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियो, ये कैटेगरी के अंदर हम लोग 3 रेशियोज आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो है बेटा हमारा करंट रेशियो, वेरी सिंपल। करंट रेशियो यानी करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। ये रेशियो है बेटा करंट असेट्स का और करंट लाइबिलिटी का। तो न्यूमरेटर में करंट असेट्स आएगा, डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज आएंगे। ठीक है, अब करंट असेट्स में क्या क्या होता है आपको पहले से पता है बेटा। इसमें स्टॉक होता है, डेप्टर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म एडवांसेस होते हैं, यानी आपने किसी को लोन दिया फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस। हाँ, फिर कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट कि जिसकी मैच्योरिटी 12 महीने से कम है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और इनकम एक्रूड, इनकम आना बाकी है। ठीक है, ये सारे करंट असेट्स है। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पेबल, राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, अनक्लेम डिविडेंड आता है बेटा। ठीक है, और कुछ भी आ सकता है, जैसा आपने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया, ये भी हो सकता है 12 महीने से कम टाइम का। करंट का मतलब ही होता है 12 मंथ से कम टाइम का लाइबिलिटी। ठीक है, और करंट असेट्स को जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं कि ऐसे असेट्स के जो 12 महीने से कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बेटा लाइबिलिटी ही नहीं है, यश। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट अ लाइबिलिटी, इसको हम बैलेंस शीट के बाद दिखाते हैं फुट नोट डालकर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बोलता है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। रिकॉग्नाइज नहीं करना मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, उसको हमको बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में दिखाना है। ठीक है, तो इसको आप करंट लाइबिलिटी में भी इंक्लूड नहीं करना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी इंक्लूड नहीं करना, ये बैलेंस शीट के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट की टोटल के बाद इसको हम नोट लिखकर दिखाते हैं। यस, चलो, तो अब हमारा रेशियो है बेटा करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। हाँ, अब मैं एग्जांपल देता हूं, समझो बेटा कि किसी कंपनी के सारे करंट असेट्स मिलाकर 10 लाख है।
और उनके सारे करंट लाइबिलिटीज मिलाकर 2,50,000 है। इसको 10 लाख को अगर आप डिवाइड करो 2,50,000 से तो ये 4 आएगा। 4 आएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 2,50,000, 4। आप लोग क्या करना बेटा, 4 के आगे 1 डाल देना, इस टू 1। मतलब पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो नंबर आया वो लिख लो, और उसके आगे इस टू 1 डाल दो। अभी इस टू 1 क्या है, जब डिनोमिनेटर में कुछ दिया नहीं होता है तो हम लोग 1 लिखते हैं। ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा है, राइट। तो 4:1। अब 4:1 में आप मुझे बताओ, 4 करंट असेट्स है बेटा और 1 करंट लाइबिलिटीज है। 4 न्यूमरेटर है, 1 डिनोमिनेटर है, तो 4 इज करंट असेट, 1 इज करंट लाइबिलिटी, राइट। ये रेशियो से हमको ये पता चलता है कि अगर मुझे 1 रुपया बाहर देना है तो उसके लिए मेरे पास 4 रुपए का करंट असेट है। इफ आई वॉन्ट टू पे करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1, आई हैव 4 रुपीज ऑफ करंट असेट। यानी आपके करंट असेट आपके करंट लाइबिलिटी से 4 गुना ज्यादा है, राइट। अब ये 4:1 जो मेरा आंसर आता है बेटा, ये अच्छा है कि खराब है ना। हमारी साउंड पोजीशन बताता है कि हमारी पुअर पोजीशन बताता है कंपनी की, ये कैसे जानना, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जितने भी रेशियोज हम देखने वाले हैं ना बेटा, उसमें से है ना, मैंने बताया आपको 20 से 25 रेशियोज हम लोग देखेंगे। उसमें से बेटा कुछ रेशियोज के स्टैंडर्ड्स है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब दुनिया में सब लोग उसको मानते हैं, सिर्फ कुछ रेशियोज के। और ये मैंने आपको ड्रॉबैक में भी बताया था, लिमिटेशंस में देखो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब रेशियोज का एप्लीकेबिलिटी कम है क्योंकि उसके पास स्टैंडर्ड्स नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है बेटा, और करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है 2:1। देखो यहां पर 2:1, राइट। अब 2:1 क्या इंडिकेट करता है कि अगर मुझे 1 रुपए बाहर देना है तो मेरे पास 2 रुपीज के करंट असेट होना चाहिए। फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी देर शुड बी एटलीस्ट ₹2 ऑफ करंट असेट। तो मेरे पास तो 4 है ना। स्टैंडर्ड बोलता है 2 रहा तो भी अच्छा, कम से कम 2 रहा तो भी अच्छा, पर हमारे तो 4 है बेटा, राइट। इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ठीक है। तो आपको आपके कंपनी के रेशियो को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। मैंने बताया स्टैंडर्ड सारे रेशियो के नहीं है, कुछ रेशियो के है, तो आपको वो रेशियो याद रखने हैं, स्टैंडर्ड रेशियो याद रखना है। तो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। तो अगर आपका रेशियो 2 या उससे ज्यादा आ रहा है, यानी आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रांग है, राइट। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट हो आप, है ना। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हम बोलते हैं ना, तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंट हो गया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, बैंकरप्ट हो गया। शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट का मतलब करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, करंट असेट कम है, तो ये शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट हो गया। शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट उतना खराब नहीं होता है, अपना बिजनेस चलते रहता है, राइट। पर हमारा शॉर्ट टर्म में हमको फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट टर्म में, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रेशियो से हमको पता चलता है कि अगर आपका रेशियो 2 हो या उससे ज्यादा आ रहा है, समझ जाना बेटा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, राइट, साउंड है। सेकेंड रेशियो है बेटा लिक्विड रेशियो। हाँ, लिक्विड रेशियो, इसका और दो नाम है। क्विक रेशियो भी कहा जाता है इसको, और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो क्यों बोलते हैं, देखो लिक्विड रेशियो क्यों बोलते हैं उसका रीजन है बेटा कि ये जो ये ऐसे असेट्स को लेकर, ये ऐसे असेट्स को लेकर रेशियो निकाला जाता है कि जो कैश में कन्वर्ट होते हैं वेरी क्विकली, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं करंट का और लिक्विड का। करंट असेट्स और लाइबिलिटी वो होते हैं कि जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं, करंट असेट।
करंट असेट्स वो असेट्स है बेटा जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। लिक्विड असेट्स वो है कि जिनको कैश में कन्वर्ट होने के लिए 12 महीने नहीं लगेंगे और कम टाइम लगेगा, मतलब 5-6 महीने में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे क्विकली। क्विक वर्ड है बेटा, क्विकली। करंट एसेट है, करंट एसेट है, उसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए 12 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्विक एसेट, लिक्विड एसेट वो एसेट है कि जिसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए 12 महीने तक रुकना नहीं है, वो 5-6 महीने में भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इसको क्विक भी कहा गया है। क्विक 12 महीने से कम टाइम, और कम टाइम 5-6 महीने में कैश में कन्वर्ट हो रहा है। इसको एसिड टेस्ट रेशो कहा जाता है। इसको एसिड टेस्ट रेशो क्यों बोलते हैं बेटा, उसका एक रीजन है, राइट। आप लोगों ने देखा है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सोना, हाँ, कोई भी मेटल गोल्ड है या नहीं कैसे जानते हैं हम लोग, पता है? कोई भी मेटल गोल्ड है कि नहीं ये कैसे हम लोग जान सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वो मेटल के ऊपर एसिड डालकर देखते हैं। अगर कलर निकल गया तो मतलब वो गोल्ड नहीं है, और कलर नहीं निकला मतलब वो गोल्ड है। तो कोई भी मेटल को चेक करना कि गोल्ड है कि नहीं, उसके लिए एसिड टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही करंट रेशियो आपका बेटर है, करंट रेशियो आपका स्टैंडर्ड रेशियो से ज्यादा है। आपको लग रहा है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि आपका करंट रेशियो स्टैंडर्ड 2:1 से ज्यादा है। लेकिन आपको साथ साथ में बेटा लिक्विड रेशियो भी देखना पड़ेगा। लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो है। अगर आपका लिक्विड रेशियो भी अच्छा है, तब आप मानना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। मतलब करंट रेशियो तो बेटर होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको लिक्विड रेशियो भी चेक करना है। तो लिक्विड रेशियो ये एसिड टेस्ट है किसका? करंट रेशियो का, है ना। गोल्ड गोल्ड है कि नहीं ये मालूम कर सकते हैं एसिड से, राइट। तो करंट रेशियो बेटर है कि नहीं, दिख रहा है तो बेटर, पर सही में बेटर है क्या, ये हम जान सकते हैं लिक्विड रेशियो से। तो अगर आपका लिक्विड रेशियो भी बेटर है तो समझ जाना करंट रेशियो जो आंसर बता रहा है वो सही बता रहा है, ठीक है। तो 3 नाम है बेटा, लिक्विड, क्विक, एसिड टेस्ट। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स बोल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो डिनोमिनेटर सेम है, करंट रेशियो का डिनोमिनेटर भी करंट लाइबिलिटी है, लिक्विड रेशियो का डिनोमिनेटर भी करंट लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट कैश रेशियो जो हम देखेंगे उसका डिनोमिनेटर भी करंट लाइबिलिटी है। मतलब तीनों रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है, करंट लाइबिलिटी, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा। हाँ, पहले रेशियो में न्यूमरेटर में करंट असेट्स आ रहा है, लिक्विड रेशियो में न्यूमरेटर में लिक्विड असेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरे रेशियो में न्यूमरेटर में सिर्फ कैश आ रहा है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिर्फ कैश आ रहा है, ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। हाँ, तो लिक्विड रेशियो के न्यूमरेटर में लिक्विड असेट है, तो ये लिक्विड असेट क्या भला है, राइट। तो लिक्विड असेट इज नथिंग बट करंट असेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप छोड़ दो, राइट, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये लिक्विड असेट नहीं है। इसके अलावा बाकी जो करंट असेट्स है वो सारे के सारे लिक्विड असेट्स है। स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे करंट असेट्स लिक्विड असेट्स है, राइट। स्टॉक लिक्विड असेट नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड असेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो क्विकली कन्वर्ट नहीं होता, 5-6 महीने में कन्वर्ट नहीं होता, उसको कभी कभी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने भी लगते हैं, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कैश में कन्वर्ट होने के लिए 12 महीने लग सकते हैं। हाँ, अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, स्टॉक, आपको ये लिखना है तो लिख लेना, स्टॉक, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक,
प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें से करंट कौन से है और लिक्विड कौन से है, मतलब कौन से असेट करंट असेट है, कौन से असेट लिक्विड असेट है। तो ये सारे करंट असेट्स है, ऑल आर करंट असेट्स। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स कौन से है, तो हमको क्लियरली बोला हुआ है कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड एसेट नहीं है, क्योंकि ये दो एसेट क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। डेप्टर लिक्विड है, बिल्स रिसीवेबल लिक्विड है, कैश इन बैंक लिक्विड है। इन शॉर्ट, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब सिंपल है बेटा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। समझो कि 2 लाख के लिक्विड एसेट्स है और 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो रेशियो आ रहा है बेटा मेरा 2:1। मतलब 1 रुपी के करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में मेरे पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं, 2 के। डबल है, डबल 1 रुपया देना है, तो मेरे पास जो लिक्विड एसेट्स है वो उसकी डबल है। राइट, अब इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रेशियो बोलता है कि 1:1 भी अगर है ना, वो भी अच्छा है। मतलब करंट लायबिलिटी जितनी है एग्जैक्टली उतने ही अगर आपके लिक्विड एसेट्स है, सेम रेशियो 1:1 आएगा ना, है ना। तो अगर इसका स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर रेशियो आपका 1:1 भी है तो भी बढ़िया है। मतलब 1 या 1 से ज्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है तो बढ़िया है। तो मेरा आंसर तो 2 आया ना बेटा, मतलब 1 से ज्यादा आया। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके हमारा लिक्विड पोजीशन जान सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन। अगर आपका आंसर मान लो, अगर आपका आंसर 0.5:1 आया, मतलब 1 से कम आया ना, तो आपकी लिक्विड पोजीशन पुअर है, अनसाउंड है। ठीक है, 1 या उससे ज्यादा है तो लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग है। यस, थर्ड रेशियो है बेटा हमारा एब्सोल्यूट कैश रेशियो। बहुत सिंपल है, मैंने बताया आपको कि तीनों रेशियो में डिनोमिनेटर में है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना नहीं है, डिनोमिनेटर सिंपल है। न्यूमरेटर में करंट रेशियो में करंट एसेट, लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट, और एब्सोल्यूट कैश रेशियो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है बेटा, तो सिंपल है, कैश तो आएगा ही, है ना, बैंक बैलेंस आएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसे असेट कि जो कैश नहीं है पर कैश से कम भी नहीं है। जैसे आपके पास चेक रखा हुआ है, आपके ड्रॉवर में कस्टमर का आया हुआ चेक रखा हुआ है, तो चेक थोड़ी ना कैश है, पर वो कैश से कम भी नहीं है, उसको भी आप ले सकते हो। डीडी रखा हुआ है आपके पास, किसी कस्टमर ने डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट किया, तो डीडी, डीडी इज नॉट अ कैश, पर वो नॉट लेस देन कैश, इट इज नॉट लेस देन कैश, तो डीडी आप ले सकते हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आपके असेट साइड में है तो ये ले सकते हैं। मतलब ये ऐसे असेट्स है बेटा कि जो रेडी ऑलरेडी कैश में है, ऑलरेडी कैश में है। देखो, करंट असेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए 12 महीने तक टाइम लग सकता है मैक्सिमम, हाँ। लिक्विड एसेट को कैश में कन्वर्ट होने के लिए 6 से 8 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम। राइट, एब्सोल्यूट कैश रेशियो में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बेटा, उसको कैश में कन्वर्ट करना नहीं है, वो कैश में ही है पहले से, आज ही वो कैश में है। ठीक है बेटा, इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है ना, इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है, यहाँ पे दिया नहीं है, आप लिख लो। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है बेटा 0.5:1। इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 0.5:1, यानी अगर आपका आंसर, आपके कंपनी का रेशियो 0.5 या उससे ज्यादा है, तो समझना आपकी कैश पोजीशन स्ट्रांग है। क्या मतलब हुआ 0.5:1 का, कि 1 रुपी का करंट लायबिलिटी देने के लिए
आपके पास कैश आज 0.5 का होना चाहिए, आधा। तो आपको अगर 10 लाख रुपए देने हैं करंट लाइबिलिटी, तो आज आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए कैश इन हैंड, मिनिमम। राइट, तो 0.5 से ज्यादा है रेशियो तो बहुत अच्छा, कैश पोजीशन स्ट्रांग। ठीक है बेटा। तो तीन रेशियोज, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इससे हमको हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो है इसका 2:1, मतलब 2 या उससे ज्यादा है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट हो, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, उसके बाद लिक्विड रेशियो है बेटा, लिक्विड रेशियो इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका स्टैंडर्ड है 1:1, यानी आपका आंसर अगर 1 या उससे ज्यादा आया मतलब आपका लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग है। थर्ड है एब्सोल्यूट कैश रेशियो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका स्टैंडर्ड है बेटा 0.5:1, यानी आपका आंसर अगर 0.5 या उससे ज्यादा आ रहा है यानी आपकी कैश पोजीशन स्ट्रांग है। राइट, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी, उसके तीन रेशियोज देखे। सेकंड कैटेगरी है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर एकदम सिंपल है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी मैं आपको सिर्फ दो रेशियो बता रहा हूं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। राइट, एकदम सिंपल है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। राइट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा, नेट सेल्स भी मिल जाएगा। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। क्रेडिट सेल, कैश सेल सब प्लस कर लो और सेल्स रिटर्न माइनस कर लो तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा। राइट, तो एकदम सिंपल है बेटा। इससे हमको मालूम पड़ता है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे सेल्स का कितना परसेंटेज है। राइट, अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको कैसे कंपेयर करना कि हमारा रेशियो अच्छा है कि बुरा है। राइट, तो इसका एक तरीका ये है बेटा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे मान लो आप लोग ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हो। ठीक है, आपकी कंपनी ऑयल इंडस्ट्री में आती है, तो आपने आपके इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो देख लेना, इंडस्ट्री का एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है देख लेना, उसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हो। ठीक है, और फिर कंपैरिजन करना उसके रेशियो को खुद के रेशियो के साथ। अगर आपका रेशियो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ज्यादा है, उतना या उससे ज्यादा है, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, बेटर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है आपकी। ठीक है, सेकंड है बेटा, सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, ये नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा और नेट सेल्स हमको ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा, तो नेट सेल्स अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इससे हमको पता चलेगा कि हमारा नेट प्रॉफिट हमारे नेट सेल्स का कितना परसेंटेज। ठीक है, यहां पर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप वही इंडस्ट्री का देखो, जहां स्टैंडर्ड नहीं है ना बेटा वहां ऐसे ही करने का। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्री के सारे कंपनीज का ये रेशियो निकालना, उसका एवरेज कर लेना, उसको स्टैंडर्ड मान लेना। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के दो रेशियो हुए बेटा। ठीक है, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन ने बहुत बार पढ़ा है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पे पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज में। राइट, फिर लेवरेज में, बहुत जगह पढ़ा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो तीन रेशियो मैंने आपको बताए प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी के, और तीन रेशियोज हमने देखे बेटा लिक्विडिटी कैटेगरी के। ठीक है, और अब इस पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं। हाँ, तो स्टार्ट करते बेटा, स्टार्ट करो। क्वेश्चन अपने बुक में से देख लो बेटा, अपने बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, तीन रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो, और थर्ड है बेटा एब्सोल्यूट कैश रेशियो।
ठीक है, ये तीनों रेशियो हमारी फर्स्ट कैटेगरी के रेशियोज है। यस। और इसके अलावा आप लोग लिखो, क्वेश्चन में लिख लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 5 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 4 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। हाँ, नेट प्रॉफिट है बेटा 25,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट है 25,000 रुपीज, राइट। यहाँ पे लिख लेना नंबर 4, जो अपने को फाइंड करना है ना, नंबर 3, उसके बाद लिखो नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करेंगे, एंड नंबर 5, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से बेटा हमको ये 5 रेशियो फाइंड करने हैं। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करंट रेशियो फाइंड करना है आपको, असेट साइड देखकर करंट असेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके आगे आपको सी लिखना है, सी फॉर करंट। तो स्टॉक करंट है, डेप्टर्स करंट है, कैश करंट है। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट है, फिक्टिशियस असेट है, राइट। आपको याद रखना है असेट साइड में 3 टाइप के असेट्स होते हैं, फिक्स असेट, करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट। ठीक है। फिक्टिशियस को किसी भी रेशियो में हम नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। मैं आपको सिंपल सा नोट बता रहा हूं, जब भी असेट्स की बात होती है हम फिक्टिशियस को लेते ही नहीं है, किसी भी रेशियो में नहीं लेते। ठीक है। तो ये ना तो करंट असेट है ना तो फिक्स असेट है। हाँ, इस पर मैं आपको अभी तुरंत नोट लिखा रहा हूं बेटा, आप लोग रेड पेन लेना और फटाफट एक नोट लिखना। स्टार्ट। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, following are examples of fictitious assets. FICTITIOUS. FICTITIOUS. Fictitious asset. Number 1, preliminary expenses. Underwriters commission. Underwriters commission. Advertisement suspense account. Discount on issue of shares or debentures. Premium on redemption of shares or debenture. Premium on redemption of shares or debentures. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में DR लिखना, यानी डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस से बताइए, राइट। ये सारे फिक्टिशियस एसेट है, जब भी आपको ये दिखे एसेट साइड में इसको इग्नोर करना। ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। लाइबिलिटी साइड में बेटा क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है। हाँ, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है बेटा, याद रखना। ठीक है, हो गया। स्टार्ट करो बेटा। फर्स्ट रेशियो,
फर्स्ट रेशियो करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट असेट्स में क्या क्या है सब दिखाओ, स्टॉक, डेप्टर, कैश। स्टॉक, डेप्टर्स, कैश। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी। अब तीनों करंट असेट्स प्लस करो, राइट। तो 80 प्लस 45, 125, 125 और 17। हाँ, तो 25, 35, 35, 42। हाँ, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000, वन। ऐसे कैसा हो रहा, 80,000 प्लस 45,000 प्लस 17,000, राइट, 142। 1,42,000 ये हमारे करंट असेट्स है बेटा। और करंट लाइबिलिटीज तीनों प्लस कर लो, 40, 20 और 2, 62,000। इसको डिवाइड कर लेना, 1,42,000 डिवाइडेड बाय 62,000 किया, 2.29:1। 2.29:1, राइट। अब ये स्टैंडर्ड 2:1 है हमारा, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है। मतलब 2 से ज्यादा है ना बेटा, 2 से ज्यादा है मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है। ठीक है। सेकंड, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का और एक नाम है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला लिखना, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। अभी हमने बात की थी बेटा, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है सारे करंट एसेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर, राइट। तो फर्स्ट रेशियो में देख लेना, हमने स्टॉक, डेप्टर्स, कैश लिखा था। तो स्टॉक छोड़ दो, स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है। डेप्टर्स प्लस कैश, ये दो लिक्विड एसेट है, राइट। और करंट लाइबिलिटी तो वही रहेगी बेटा जो हमारी पहले थी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, वो तो वही रहेगा। करंट लाइबिलिटी। डेप्टर्स और कैश दोनों मिलाकर हो रहा है बेटा 40, 50, 62,000। डेप्टर और कैश मिलाकर हो रहा है 62,000। ठीक है। और क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी तीनों मिलाकर ये भी हो रहा है 62,000। इसको डिवाइड कर लेना बेटा, तो आंसर आएगा 1, उसके आगे इस टू 1 लगा देना। ठीक है। अब हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो भी 1:1 है। तो अगर आपका एक्चुअल रेशियो
स्टैंडर्ड के 1:1 से ज्यादा आ रहा है, उतना भी आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, यानी आपकी लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग है। योर लिक्विड पोजीशन इज स्ट्रांग। स्ट्रांग बोलो, साउंड बोलो। तो हमारा थर्ड रेशियो है एब्सोल्यूट कैश रेशियो। एब्सोल्यूट कैश रेशियो, कैश इन कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अब कैश इन कैश इक्विवेलेंट बेटा, इसमें सिर्फ कैश है हमारे पास, इसमें सिर्फ कैश है। राइट, क्या क्या हो सकता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब इसमें आ सकता है। ठीक है, पर अभी तो हमारे पास सिर्फ कैश है। कैश अपॉन करंट लाइबिलिटीज। राइट, कैश है बेटा हमारे पास 17,000। कैश है 17,000, करंट लाइबिलिटीज है 62,000। 0.27 is to 1। 3 डेसिमल लेना है तो 3 डेसिमल ले लो, 0.274 is to 1। राइट, और इसका स्टैंडर्ड है 0.5 is to 1, और हमारा स्टैंडर्ड से कम आ रहा है बेटा। हमारा आंसर 0.5 से कम आ रहा है ना, यानी हमारी कैश पोजीशन पुअर है, अनसाउंड है। ठीक है, तो करंट रेशियो से मालूम पड़ता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन मालूम पड़ता है। लिक्विड रेशियो से हमारा लिक्विड पोजीशन मालूम पड़ता है, और कैश, एब्सोल्यूट कैश रेशियो से हमारी कैश पोजीशन मालूम पड़ती है, साउंड है या अनसाउंड है। ठीक है बेटा। नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। राइट, इंटू 100, इंटू 100 करना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज में आएगा आंसर। आंसर परसेंटेज में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। राइट, अब देखो, नेट सेल्स हमको दिया है 5 लाख। नेट सेल्स है बेटा 5 लाख, लेकिन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। आप मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है क्वेश्चन में, देखो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स माइनस सीओजीएस, वेरी गुड। नहीं बेटा, यश, देखो, हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, फर्स्ट कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट, ये फर्स्ट कैटेगरी के तीनों रेशियो प्योर रेशियो में आंसर आता है। राइट, इसका आंसर प्योर रेशियो में आता है। कैसा? 2:1, 4:1, ऐसा। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका सबका आंसर परसेंटेज में आता है, इसके लिए इसको इंटू 100 करना है। सेकेंड कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सबका आंसर परसेंटेज में लाना है, इसके लिए इसको इंटू 100 करना है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी टर्नओवर रेशियो, इन सबका आंसर टाइम्स में आता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसा। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी ध्यान में रखो। फर्स्ट कैटेगरी सबका आंसर प्योर रेशियो,
सेकेंड कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी, सबका आंसर परसेंटेज में आएगा तो वहां इंटू 100 करना है। थर्ड कैटेगरी टर्नओवर रेशियो है, वहां पे सबका आंसर टाइम्स में आएगा, राइट। हाँ, अंकिता ने बोला सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बराबर है बेटा, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, फाउंडेशन में बहुत जगह पढ़ा है, ठीक है। चल, तो सेल्स में से, हाँ, सेल्स 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये आता है 20%। 20%, राइट। यहां पे लिख लेना वेर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है बेटा, आ जाओ नंबर 5। नंबर 5, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो अगेन वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। क्वेश्चन में देखना बेटा, नेट प्रॉफिट है 25,000 और नेट सेल्स है 5 लाख इंटू 100, 5% आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो इज 5%। ठीक है, ये 5 रेशियो में आपको कोई डाउट है क्या, बताओ। 5 रेशियो में आपको कोई डाउट है क्या? नो। चल, क्लियर है बेटा कशिश, डन। तो अब देखना बेटा, अ, एक काम करते हैं। एक काम करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और दो देख लेते हैं, तो अपना वो कैटेगरी भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया बेटा हमने, नेट प्रॉफिट देख लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक बार और बता रहा हूं, हाँ ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। समझो बेटा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये समझो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहां से यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ। कुछ अमाउंट्स लेता हूं बेटा, मैं कुछ अमाउंट्स लेता हूं। समझो सेल्स लेते हैं 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ले लो 2 लाख, ठीक है। तो टोटल हो गया बेटा 12 लाख, टोटल हो गया 12 लाख, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ले लो आप 1 लाख, ठीक है। 6 लाख ले लो परचेसेस और 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम ब्रॉड डाउन करते हैं, जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया होगा, याद करो, 3 लाख, ठीक है। अब इसके डेबिट में बेटा, इसके डेबिट में, इसके डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट।
क्या क्या आता है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? तो इसमें है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते हैं। कॉस्टिंग में पढ़ा था बेटा, कॉस्टिंग में पढ़ा था, है ना? कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को फंक्शन वाइज, टोटल कॉस्ट को फंक्शन वाइज तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ ओवरहेड चैप्टर में भी किया होगा, राइट, लेकिन इंट्रोडक्शन चैप्टर में किया होगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर में किया था, हाँ। फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना बेटा, इसी को सीओजीएस कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री कॉस्ट को सीओजीएस कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है बेटा, ठीक है। और ये जो दो है ना, ये जो दो है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट, ये प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे जो कॉस्ट है ना बेटा, ये सारे जो कॉस्ट है, ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तीनों भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। आपको ये कॉपी करना है तो कर लो। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग, समझो, ठीक है। और कैसे आता है ये आता कैसे है? ये आता कैसे है? तो इसके लिए याद होगा आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देखो, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेसेस 6 लाख, मतलब 7 लाख हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख माइनस कर दो, मतलब 5 लाख, राइट। एक सेकेंड, 6 और 1 7, 7 और 2 5 लाख बराबर, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही बेटा अपनी। अपना टोटल रॉन्ग है, देखो। तो एक काम करते हैं, इसको 8 लाख कर दो, परचेस को 8 लाख कर दो, ठीक है। तो 8 लाख परचेस, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक, 9 लाख हो गया बेटा। 9 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, 2 लाख, तो 7 लाख, 7 लाख ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, ठीक है। और और ये ऐसे भी आ सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, सेल्स 10 लाख है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख, तो आप 10 लाख में से 3 लाख माइनस कर लो, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, राइट। तो आप लोग पहले ये इतना कॉपी कर लो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मत बनाओ, खाली ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉपी कर लो। ये अपना फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, यश। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितने यूनिट्स आपने बनाए उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जितने यूनिट्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट। दोनों कॉस्ट है, फर्क खाली यूनिट्स का है। प्रोडक्शन जितना यूनिट्स किया उसके कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जितने यूनिट सेल किए उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। हुआ बेटा आपका? हाँ, अब देखना,
जो मैंने ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया, हाँ, उसमें मैंने क्या किया, देखो 7 लाख तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड हुआ है ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 7 लाख ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड हुआ, राइट। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड हो गया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो कुछ अमाउंट ले लेते हैं, समझो बेटा, ये 1 लाख है, ये है 60,000, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना ऑपरेटिंग वाला पार्ट, ये अपना ऑपरेटिंग वाला पार्ट हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। टू, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हाँ, 1 लाख। टू, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000, राइट। अब ये ऑपरेटिंग हो गया बेटा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, हाँ, जैसे जैसे इनकम टैक्स, राइट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स और डिबेंचर्स, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, राइट। ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हाँ। फिर फाइन्स होती है ना, फाइन्स, पेनाल्टी, चैरिटी, डोनेशन, ठीक है। ये सारा ये सारा नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो सपोज 40,000 का इनकम टैक्स, 10,000 का इंटरेस्ट, 10,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, 10,000 का फाइन, ठीक है, हो गया बेटा। अब क्रेडिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग है ना, क्रेडिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा वो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग इनकम है। तो वैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे असेट सेल करके प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, समझो 20,000 का हुआ। हाँ, डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला 10,000, नॉन ऑपरेटिंग है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग है, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिविडेंड मिला, कहीं से इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब हमको, अच्छा, इसको क्लोज कर लो बेटा मैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, तो टोटल देखो 3,30,000 है, टोटल 3,30,000, 3,30,000 में से 160, 2 लाख, 230, 230 माइनस कर लेंगे बेटा तो 1 लाख आता है, 1 लाख नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप नेट प्रॉफिट 1 लाख ले लेना, सेल्स 10 लाख ले लेना, है ना। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 10% आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। तो थर्ड रेशियो है बेटा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, देखो सबके डिनोमिनेटर में नेट सेल्स है यहाँ पे, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे लाना, राइट। तो नो डाउट ईबीआईटी को भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते हैं, हाँ, पर यहाँ पे हम लोग और इन डेप्थ
समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके जो आएगा। ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके जो आएगा। मतलब क्या, देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम छोड़ दो, छोड़ दो, खाली ऑपरेटिंग इनकम ले लो। डेबिट साइड से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। 1 लाख माइनस करो, 60,000 माइनस करो, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है बेटा, ये माइनस मत करो। ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे लाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाना कैसे है? राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाने के लिए बेटा, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है क्वेश्चन में, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेस कर लो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेस कर लो, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस कर लो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्या आएगा बेटा? ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन, है ना, ये सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर लो। राइट, क्या माइनस नहीं करना आपने? टैक्स, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फाइन, पेनाल्टी, है ना, डोनेशन, चैरिटी, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कि बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं है ना ये। राइट, ऑपरेटिंग का खर्चे का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन करने का खर्चा, सेल करने का खर्चा, है ना। तो जो खर्चा जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और सेल के लिए नहीं हो रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको अमाउंट्स डाल के बताऊं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 3 लाख, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60,000। 1 लाख ये माइनस करो, 60,000 ये माइनस करो, तो 160 माइनस करेंगे तो 1,40,000 आएगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि हम नेट प्रॉफिट से चालू करें। पहले हमने स्टार्ट किया था ग्रॉस प्रॉफिट से, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेट प्रॉफिट से। तो अगर नेट प्रॉफिट से आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसमें क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देने हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देनी है। अगर आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो, तो नेट प्रॉफिट लेना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर लेना। ये उल्टा तरीका है बेटा। आप लोग इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी कैसे निकालते हो? पहले नेट प्रॉफिट लेते, और उसमें सारे के सारे वो एक्सपेंसेस ऐड करते हैं जो इनएडमिसिबल है, एक्सपेंसेस विच आर इनएडमिसिबल, नॉट अलाउेबल, वो ऐड कर देते। और इनकम्स जो टैक्सेबल नहीं है, इनएडमिसिबल इनकम है, वो माइनस कर देते। उल्टा करते ना, ये उल्टा ही रूल है। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो। तो नेट प्रॉफिट है बेटा 1 लाख, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरे पास 40, 50, 60, 70,000 है। तो 70,000 में प्लस करूंगा, और क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 20 एंड 10, 30,000, 30,000 माइनस करूंगा, वही अमाउंट मिलेगा बेटा। राइट,
तो जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट से भी कर सकते हो, नेट प्रॉफिट से भी कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट से करना है बेटा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट लेना है और डेबिट साइड से देखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, वो आप माइनस कर लेना। और नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट में फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो। राइट? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस, बताओ, आपको कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा क्या? हम्म? बताओ। ठीक है बेटा। हाँ, तो कॉपी किया है सबने? नहीं किया है तो कर लो। कॉपी नहीं किया है तो कर लो, नोट डाल दो। डन। चल। हाँ, अब देखते हैं बेटा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी चल रहा है। हाँ, उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो करो। ऑपरेटिंग रेशियो में बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहली बात तो याद रखो, डिनोमिनेटर में नेट सेल्स आएगा। मैंने बताया सारे रेशियोज में, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारे रेशियोज में नेट सेल्स आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या लेना है बेटा हमको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब सिंपल है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नेट सेल्स लेना है। यानी हमको जो परसेंटेज फाइंड करना है ना बेटा, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज फाइंड करना है। राइट? ये जो सी वाला रेशियो हमने फाइंड किया था ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो था, प्रॉफिट का। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो है। राइट? यानी आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? मैंने आपको अभी बताया था बेटा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस जीपी करके भी ला सकते हैं। ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या ढूंढना है बेटा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों प्लस करके मुझे मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे न्यूमरेटर में आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा हमारे न्यूमरेटर में। ठीक है? मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप लोग मुझे ये एग्जाम्पल से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के बताओ। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्राई करो। निकिता का आया, अंकिता का आ रहा है 8,60,000। 860 आना चाहिए। यश, 8,60,000 आना चाहिए बेटा। हाँ, देखो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 7 लाख। 7 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 7 लाख। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60,000। 8,60,000 आएगा। राइट? 8,60,000 लेना बेटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेना नेट सेल्स इंटू 100। यस भाइयों और बहनों, क्या बोलते हो? समझ रहा? यस। चल, उसके बाद नेक्स्ट देखना। ई। ई
ये जो ई है ना बेटा, ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का रेशो है, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का रेशो। जैसे मुझे फाइंड करना है कि मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 1 लाख है ना, इसका रेशो कितना है, इसका रेशो कितना है। तो मैं कैसे करूंगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। समझ में आ रहा है। अब एक एक ही पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का आपको बोला हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का रेशियो निकालो। तो कैसे करोगे आप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मतलब बेटा किसी भी एक खर्चे का आपको रेशियो निकालने के लिए कहा गया, तो वो एक्सपेंसेस आप लो न्यूमरेटर में और नेट सेल्स डिनोमिनेटर में ले लो। इससे हमको मालूम पड़ेगा कि वो खर्चा, वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है। ये देखो, एक्सपेंसेस रेशियो, हाँ, और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रेशियो। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो भी, जिसका भी रेशियो हमको बोला है, मान लो एग्जाम में आया आपको कि फाइंड करो सैलरी रेशियो कितना है, तो सैलरी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सिंपल है बेटा, राइट। तो कितने रेशियो देखे हमने आज, 3 रेशियो देखे लिक्विडिटी रेशियो, और 5 रेशियो देखे हमने प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर पे होमवर्क करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हमको ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं जो आज हमने देखे हैं। कितने, 8। तीन लिक, 3 लिक्विडिटी कैटेगरी वाले, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, और 5 रेशियो आप निकालना कौन से, प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी वाले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, राइट, ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ। और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस वाले रेशियो के लिए क्या करना, खाली इसका निकाल लेना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का रेशियो, खाली इसका। ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, करंट रेशियो फाइंड करो, लिक्विड रेशियो फाइंड करो, एब्सोल्यूट कैश रेशियो फाइंड करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। तो कॉस्ट वर्ड कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आप समझ जाना। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है। इसमें एक और डाल दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है बेटा। खाली आप मुझे बताओ इसमें से करंट असेट्स कौन सा है। करंट असेट्स कौन सा है, स्टॉक है, और डेप्टर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश। हाँ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर क्या है, कौन सा एसेट है। फिक्टिशियस एसेट है, राइट। और फिक्टिशियस एसेट्स को किसी भी एसेट में लेना नहीं, किसमें भी नहीं लेना। ठीक है। अब आप मुझे बताओ करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, राइट। लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा बताओ, लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा, लिक्विड में डेप्टर्स आएगा, राइट, लिक्विड में डेप्टर्स आएगा,
बिल्स रिसीवेबल आएगा और कैश आएगा। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों भी लिक्विड नहीं है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? सिर्फ कैश आएगा, सिर्फ कैश आएगा बेटा, हाँ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करो। आगे के रेशियोज बेटा हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यस, चल, हाँ, क्लास एंड करते हैं बेटा, बाय।